इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एमवीसी के अंदर में CRUD ऑपरेशन। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ कोड फर्स्ट अप्रोच। कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कुछ मॉडल्स बनाएंगे, कॉन्टेस्ट क्लासेस बनाएंगे। कॉन्टेस्ट क्लासेस के बाद फिर हम लोग एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और कंट्रोलर के थ्रू हम लोग कुछ एक व्यूज़ बनाएंगे और व्यूज़ के अंदर हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो बेसिक टास्क हमारा ये है। तो उसके लिए पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ASP.NET फ्रेमवर्क एप्लीकेशन, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ MVC ऑपरेशन। तो अगर मैं चाहूँ तो इस प्रोजेक्ट को भी मैं ऑनलाइन शेयर कर सकता हूँ आपको। गिटहब पे क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आपको गिटहब पे एक्सटेंशन को ऐड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वेब MVC चाहिए मुझे और वेब फॉर्म भी चाहिए आपको, तो आप MVC वेब फॉर्म ले सकते हो, राइट। अगर आपको MVC में वेब फॉर्म नहीं चाहिए तो आप एक नॉर्मल MVC में एम्प्टी ले सकते हो। यानी कि MVC में हम एम्प्टी टाइप का एक एप्लीकेशन को डेवलप करने जा रहे हैं इस टाइम पे। ओके, नाउ क्लिक ऑन क्रिएट बटन। नाउ ये आपका फर्स्ट पेज है, इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो, ओवरव्यू पेज है। एंड अब हम लोग आते हैं इस पे। अब इस पे आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाना है। देखो सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आपके पास फाइल्स हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज पहले मैंने दी थी कि एक तो इसमें MVC के अंदर में क्या होता है, एक मॉडल होता है, एक व्यू होता है और एक कंट्रोलर होता है। दीज आर द मेजर थिंग्स इन MVC प्रोजेक्ट। उसके अलावा रिसोर्सेज फाइल्स होती है। तो मेजर ये 3 फोल्डर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिसका नाम है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। तो और एक होता है वेब कॉन्फ़िग फाइल, जो कि कॉन्फ़िगरेशन में होता है। जबकि देखो एक किसी भी MVC प्रोजेक्ट में ना 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं। एक आप देखोगे, एक तो एप्लीकेशन के बाहर है, पूरे एप्लीकेशन को रन कराने के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, और एक होता है व्यू के अंदर में। एक व्यू की कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग होती है और ये वेब फॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। यानी कि पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और एक व्यू को मैनेज करने के लिए, जो मेरा व्यूज है, यानी कि व्यूज मतलब क्या होगा, जो आउटपुट आएगा उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक वेब कॉन्फ़िग फाइल होती है, जो कि सिर्फ व्यूज को मैनेज करती है। तो किसी भी अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि किसी MVC एप्लीकेशन में अगर 2 आपके वो रहते हैं, वेब कॉन्फ़िग रहते हैं, तो क्या वो एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा, क्या किसी भी MVC में 2 वेब कॉन्फ़िग हो सकते हैं, तो आप बताओगे कि यस हो सकते हैं। एक एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए और एक व्यू फोल्डर के अंदर होता है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मिनट होल्ड करना, जसपाल मैं भी क्लास में हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ से आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कंट्रोलर के अंदर में नहीं, आपको मॉडल पे जाना पड़ेगा। मॉडल पे जाके आपको जब जो भी आपको क्रिएट करना है, तो उसके बारे में आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि आप क्या बनाने जा रहे हो। तो सपोज कर लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लेने जा रहा हूँ एम्प्लॉय का। एक एम्प्लॉय का टेबल बनाता हूँ मैं। उस एम्प्लॉय टेबल के अंदर में मैं एम्प्लॉय की डिटेल को के बेस पे मैं एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एम्प्लॉय के अंदर में जितने भी हमारे पास कॉलम्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली मुझे मॉडल बनाना पड़ेगा। देखो पहले क्या होता था कि हमारे पास एक फॉर्म होता था। फॉर्म में ASP.NET के पेज होते थे, जिसके ऊपर में टेक्स्ट बॉक्सेस होते थे। वो टेक्स्ट बॉक्स को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते थे एज अ इनपुट के लिए और आउटपुट शो कराने के लिए, है ना, फॉर्म पे। लेकिन यहाँ पे आपने देखोगे कि यहाँ पे आपके पास में कोई फॉर्म में कोई टेक्स्ट बॉक्स वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मॉडल के अंदर में जो प्रॉपर्टीज हम डिक्लेयर करते हैं, वही हमारे टेक्स्ट बॉक्स का काम करता है, जहाँ पे आप इनपुट और आउटपुट शो कराते हो। ठीक है,
तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एक मॉडल हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। ऐड किया हम लोगों ने क्लास, इस क्लास का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल हम क्लास का नाम ले लेते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ क्लास। तो एम्प्लॉय जो है employee.cs ऑटोमेटिकली आ जाता है, देखो ये आ गया। अब इस employee.cs के अंदर में मुझे क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी है एम्प्लॉयज के लिए, यानी कि एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने के लिए शॉर्टकट की है प्रॉप लिखोगे आप, प्रॉप लिखने के बाद डबल टैप दोगे तो अपने आप देखोगे पूरी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहला मेरा है इंटीजर टाइप का रहेगा, तो मैंने आईडी दे दिया। सेकंड फिर मैं प्रॉप लिखता हूँ, डबल टैप दूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद ये क्या रहेगा, उसका नेम रहेगा, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, सॉरी this one is for name, और नेम के बाद है prop, डबल टैप, स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग में आ गया डिपार्टमेंट। एक ही स्टैंडर्ड को रखते हैं, अच्छा रहेगा। तो नेम, और उसके बाद मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट के बाद सैलरी आ जाए, तो उसको भी मैंने प्रॉप इंटीजर ले लेता हूँ मैं सैलरी के लिए, सैलरी, ठीक है। तो ये मैंने 4 प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं। मैं चाहता हूँ इन चारों में से जो आईडी होगा, बिकॉज क्या है, मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ वो है डेटाबेस कोड फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहा हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा इसमें से प्राइमरी की कौन सी होगी। तो प्राइमरी की के लिए मुझे यहाँ पे दो डेटा एनोटेशन को यूज करना होगा, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, और एक आप यूज करोगे यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल। ये दो आपको नेम्स पे कॉल करने हैं। अगर आपको चाहते हो कि आप डेटा एनोटेशन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जैसे प्रॉपर्टीज को यूज करो, तो आप इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखते हो, की मतलब वेरीफाई कर दिया ये प्राइमरी की होगी। उसके बाद आप चाहते हो कि ये कभी भी नल ना हो, तो इसके लिए आप रिक्वायर्ड यूज करोगे, ठीक है। आप चाहते हो कि रन टाइम पे जो यूजर को जो डिस्प्ले, आपने आईडी लिखा है लेकिन आपको पेज पे जो दिखेगा ना वो डिस्प्ले कुछ इस तरह से रहे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम के अंदर में जो भी आप वर्ड डालते हो, जैसे आप चाहते हो एंड लिखा आ जाए वहां पे एम्प्लॉय आईडी, EMP आईडी लिखा है, तो उस तरह से डिस्प्ले ऑर्डर में वो शो होगा वहां पे। तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। ये चीजें जो आई हैं वो आई है सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल के थ्रू। तो ये दो हैं जो मैं चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट सब पे आए, जैसे रिक्वायर्ड भी आना चाहिए, नेम पे भी आना चाहिए। और मैंने यहाँ पे लिखा कि एम्प्लॉय नेम, मैं चाहता हूँ इस तरह से फील्ड जो देखे, जो आईडी जो यहाँ पे तुमने स्पेसिफाई किया है वो अलग है, जो डिस्प्ले करेगा पेज पे वो ये करेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ दे दिया है जो मैंने अपनी प्रॉपर्टी बना दी। अब इसे प्रॉपर्टी को यहाँ से सेव कर लो। तो आपने कितने कॉलम्स बनाए, 1 2 3 4 कॉलम्स आपने बना दिए हैं। उसके बाद आप क्या करो, मॉडल फोल्डर में ही जाओ, राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऐड करो एक क्लास को। उस क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। बेसिकली ये क्लास ना हमारा सर्विसेज मेंटेन करे, और ये कॉन्टेस्ट क्लास का एक पार्ट रहेगा। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्टेस्ट क्लास जिसके अंदर में सारे जितने इनपुट आउटपुट की इंफॉर्मेशन हो, लाइक आपका एक ऐसा मिडिल लेयर जो आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के सर्विसेज को मेंटेन करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं सबको उसका नाम सर्विसेज, जैसे मैं ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। सर्विसेज डॉट कॉन्टेस्ट के नाम से मैं ले लेता हूँ, जो कि सर्विसेज को मेंटेन करेगा। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि कॉन्टेक्स्ट ऐसी क्लास जो कि बीच में आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के लेयर को मेंटेन करके रहे। इस क्लास के अंदर में आपको इसके बाद, इससे पहले ही आपको कर लेना चाहिए था, बट मैंने आपको कराया नहीं। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद न्यूगेट पैकेज में जाके आपको ना एंटिटी फ्रेमवर्क को आपको अटैच करना है, मतलब आपको डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे एंटिटी टाइप करोगे सिर्फ, तो आपको देखोगे तो एंटिटी फ्रेमवर्क का जो रिसोर्स कंपोनेंट है उसको आपको यहाँ से कॉल करना होता है। एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ से आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लो। तो दिस इज काइंड ऑफ
फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय आपको MVC, तो आप यहाँ पे ऐड कर लेते हो। तो ये देखो लाइसेंस फॉलोइंग पैकेजेस, ये पैकेजेस आपका इंस्टॉल हो रहा है। लाइसेंस आई एग्रीड करना पड़ेगा आपको और ये इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा आपको इंस्टॉल होने के लिए। इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत है, इंटरनेट चाहिए। और ये आपको ध्यान रखना है, इंस्टॉल पे नहीं क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करोगे तभी ये आएगा, क्योंकि ब्राउज कर रहे हो। इंस्टॉल का मतलब जो इसमें आपका पैकेज इंस्टॉल्ड है, जब ये भी इंस्टॉल्ड हो गया तो ये शो कर रहा है। एक और आपको पैकेज की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है बूटस्ट्रैप। इसको भी आप कर लो, क्योंकि दोबारा से आपको करना पड़ेगा। तो मैं बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये बूटस्ट्रैप है, इसे भी मैं, अच्छा ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो इसको छोड़ देते हैं। राइट, बूटस्ट्रैप इट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिस पैकेज। तो मैं फाइनली अब इसको बंद कर देता हूँ। आप चेक कर लो, आपका वो जो था वो इंस्टॉल्ड हो गया है, एंटिटी फ्रेमवर्क आपका इंस्टॉल्ड हो गया है। यस, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे से सेव कर लो। सेव करने के बाद एंटिटी को यहाँ पे कॉल करना है। तो यहाँ पे लिखोगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी। ये एंटिटी तब आएगा जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर देते हो। उसके बाद आपको एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के बाद, जैसे ये क्लास आपने ऐड किया है, एक सर्विसेज के लिए ऐड किया है कॉन्टेस्ट क्लास। बट सर्विसेज के लिए जो कॉन्टेस्ट क्लासेस हम लोग पहले जो यूज करते थे, पहले जो ASP.NET में आप यूज करते थे सर्विसेज के लिए, आपने एक जो भी क्लास आपका होता था उस क्लास के ऊपर में आप ADO.NET की कोडिंग लिखते थे, राइट, जिसके अंदर में हम लोग ये लिखते थे, कनेक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग लिखते थे पब्लिक SQL कनेक्शन कॉल इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। फिर हम लोग कमांड लेते थे, फिर अडेप्टर लेते थे, फिर रीडर लेते थे। तो ये जो ऑब्जेक्ट आते थे वो कहाँ से आते थे, वो आपके आते थे SQL क्लाइंट से, है ना। तो आप उसके लिए लिखते थे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। तो क्लाइंट के पे सारे जो सब क्लासेस थी वो कॉल होती थी और उसके बिहाफ पे हम उसको यूज करते थे। यहाँ पे वो सारी क्लासेस इनबिल्ट हो जाएंगी अगर मैं इस क्लास के साथ में इसका पेरेंट क्लास को मैं कॉल कर दूं कॉन्टेस्ट क्लास। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ DB कॉन्टेस्ट, अगर आप DB कॉन्टेस्ट अगर आप बेस क्लास को कॉल कर लेते हो तो DB कॉन्टेस्ट के अंदर में ये सारे आपके ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। लाइक ऐड के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, जितने भी मैकेनिज्म है वो सारे अपने आप कॉल हो जाते हैं। अगर आप इसको देखना चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में देख सकते हो। गो टू डेफिनेशन जाओगे तो देखोगे DB क्लास का जो बेस क्लासेस है, ये तो DB क्लास का बेस क्लास है जिसमें इसमें सारे तरह के ऑब्जेक्ट आपके बने हुए हैं। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, डेटाबेस चेंजर है, ट्रैकर है, वर्चुअल क्लासेस है, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर में बनी हुई हैं। ये आपका बेस क्लास है। इसको आप यहाँ से क्लोज करो। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो है बेसिकली ये आपका टेबल क्रिएट करेगा। जो बीच का लेयर है ना वो आपका DB कॉन्टेस्ट क्लासेस आपका क्रिएट करेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने मॉडल बनाया उसके हिसाब से आपको एक टेबल क्रिएट करना है। मॉडल का नाम क्या था, मॉडल जो हमने एम्प्लॉय के नाम से बनाया है, तो मुझे एक एम्प्लॉय का मॉडल के बिहाफ पे टेबल क्रिएट करनी है जो कि पब्लिक होगा। तो मैंने यहाँ लिखा पब्लिक DB सेट। एक DB सेट हम लोग क्रिएट करते हैं। किसके लिए DB सेट मुझे क्रिएट करना है, तो मुझे DB सेट क्रिएट करना है एम्प्लॉय के लिए। तो मैं उस पहले तो मॉडल का नाम लिखूंगा और उसके बाद मैं अपने टेबल का नाम लिखूंगा जो मुझे बनाना है। तो मैंने टेबल का नाम दे दिया एम्प्लॉय EMP। और इसके साथ आपको गेट सेट यूज करना होगा, क्योंकि इस टेबल के अंदर में एक तो गेट भी करेगा और डेटा सेट भी करेगा, यानी कि अपडेट भी करेगा और उसमें इस टेबल में वैल्यू को स्टोर भी करेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने गेट सेट प्रॉपर्टी इसके साथ डाल दी। तो एक तरह से आपने क्या किया, एम्प्लॉय के नाम से EMP नाम से एक मॉडल के, जो मॉडल का मतलब ये आपके हो गए कॉलम के नेम, इस कॉलम के इसके बिहाफ पे आपको एक टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम एम्प्लॉय है, राइट। अब इसको आपको प्रॉपर जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वेब कॉन्फ़िग में जाते हैं। वेब कॉन्फ़िग में जाने के बाद हम आते हैं, सबसे नीचे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन से ऊपर, और ये चाहो तो आप ऊपर भी लिख सकते हो, बट क्या होता है कभी कभी चीजें जो है ना ऊपर डिक्लेयर नहीं हो पाती, इसीलिए आप अच्छा रहेगा आप नीचे लिख लो। तो यहाँ पे क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग लिखोगे। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपको जाना होगा ऐड नेम। अब नेम के साथ में आप उसका नेम जो डालोगे जो आपके कॉन्टेस्ट क्लास का नेम है। अब नेम आपका कॉन्टेस्ट क्लास का क्या है, ये है। आप सपोज कर लो, एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आपको कभी कभी लगता है कि कॉन्टेस्ट क्लास का जो नेम है मैं वो ना रख के मैं अपना नाम रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो, उसके थ्रू आप उसको बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज कर लो पब्लिक सर्विस कॉन्टेस्ट के नाम से एक ले लिया और उसके अंदर मैं यहाँ पे जाके उसको मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसका यहाँ पे जाके आप एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हो और कॉन्टेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर में उसका नाम डाल सकते हो, बट वो क्या है उसका कोई बेनिफिट आपका होने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा यही रहेगा
कि आप लोग जब भी आप किसी भी सर्विसेज का नाम लोगे तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट क्लास ही लो, ये बेटर आपका रहता है। उसके बाद सेकंड थिंग आ गया इसके अंदर में, हाँ तो मैंने क्या किया, उसका नाम यहाँ पे, सॉरी मैंने कॉपी नहीं किया था, कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम मैंने कॉपी कर लिया, मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मुझे देना है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको देना है डेटा सोर्स, मतलब सर्वर का नाम इज इक्वल टू जो सर्वर का नाम होगा फिर हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। डेटाबेस इज इक्वल टू मैंने ले लिया सपोज कर लो EMP DB, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने ले लिया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू, मतलब देयर इज नो यूजर आईडी पासवर्ड। उसके बाद हमने बोले प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देना जरूरी है मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, सॉरी सर्वर का नाम, तो मैं यहाँ पे SQL सर्वर ओपन कर रहा हूँ। अब मैंने इस सर्वर का नाम कॉपी कर लिया अपने, इसको मैं कनेक्ट भी क्लिक कर लेता हूँ, कनेक्ट भी कर लेता हूँ साथ में, और मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया सर्वर के नेम, ठीक है। तो मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी है, गोइंग टू माइग्रेट। अब मैं माइग्रेट इनेबल करूंगा और माइग्रेट करने के बाद इसे मैं क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा टूल्स के अंदर में, और टूल्स के अंदर में मुझे लिखना होगा यहाँ पे माइग्रेशन। तो यहाँ पे टूल्स में जाओगे, यहाँ पे चूज में न्यूगेट पैकेज में पैकेज मैनेजर कंसोल पे क्लिक करोगे, कंसोल एनेबल होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है एनेबल माइग्रेशंस, ठीक है। एनेबल माइग्रेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइग्रेशन आपके इस एप्लीकेशन के साथ में माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। माइग्रेट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो सर्वर है मेरा डेटाबेस है उसके अंदर में उससे हम अपने आप को जोड़ रहे हैं, माइग्रेट कर। जब तक आपका माइग्रेशन नहीं होगा तब तक आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पाओगे, मतलब आप उसमें टेबल क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तभी चेक कर रहा है कि आपका जो आप डेटाबेस में आपने नाम डाला हुआ, अगर मान लो उस डेटाबेस में ऑलरेडी इस नाम से डेटाबेस होगा तो वहां पे माइग्रेशन में क्या शो करेगा कि द नेम ऑफ डेटाबेस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब यहाँ पे उसने चेक कर लिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद सेकंड कमांड आपका क्या होता है, ऐड करते हैं, ऐड डैश माइग्रेशन, और उसके बाद माइग्रेशन का एक अपना नाम देते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया EMP_app, EMP_app इज द नेम ऑफ माइग्रेशन नेम, तो मैंने ऐड किया। तो क्या होगा, इस नाम से एक माइग्रेशन ऐप क्रिएट हो जाएगा वहां पे, और क्रिएट होने के बाद फिर हम लोग अपडेट डेटाबेस करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने ये किया तो ऑटोमेटिकली एक फाइल आपकी सैफ्लॉन एक फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर में आपका डेटाबेस माइग्रेशन के कुछ लॉज आ जाएंगे। जैसे देखो पीछे आपके पास आ गया है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी आपके जैसे ही आपके पास में आ जाता है प्रोग्राम मैनेजर का टैग आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ चुका है, एम्प्लॉइज नाम का टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यानी कि देखा जाए तो आपके पास में ये फॉर्म आपके पास आ जाता है, क्लास एक अपने आप माइग्रेशन की आ जाती है। माइग्रेशन क्लासेस के अंदर में अगर आपका डेटाबेस ऑलरेडी बना होगा तो उसको डिलीट कर देगा पहले तो, उसके बाद एक टेबल क्रिएट कर देगा जिसके अंदर में आपने 4 प्रॉपर्टीज ली है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, जिसका डेटा टाइप उसने डिक्लेयर कर दिया है, जहाँ पे बताया है कि आईडी इज अ प्राइमरी की, राइट। तो इस तरह से आपका आ जाता है यहाँ पे। फिर आप माइग्रेशन पे जाओ, माइग्रेशन पे जाओ आप। देन उसके बाद आपने क्या करना होता है, अपडेट डैश माइग्रेशन। तो ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है बट ये मैंने दोबारा करा दिया आपका। तो अपडेट माइग्रेशन जब हमने किया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया, अपडेट माइग्रेशन टर्म्स अपडेट माइग्रेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। हमने शायद स्पेलिंग गलत डाली है, सॉरी, अपडेट डेटाबेस करना था, अपडेट डैश डेटाबेस। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपका डेटाबेस है वो शिंक होगा, शिंक होने के बाद वो आपका डेटाबेस अपडेट कर देगा सर्वर पे। ये प्रोसेस होना जरूरी है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मॉडल बनाया, मॉडल के बाद हम लोगों ने एक सर्विस कॉन्टेस्ट के नाम से बनाया, सर्विस कॉन्टेस्ट के अंदर हम लोगों ने टेबल्स बनाई। उसके बाद टेबल्स बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने न्यूगेट पैकेज से एंटिटी फ्रेमवर्क को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हम लोगों ने
कॉन्टेक्स्ट क्लास में जाके हम लोगों ने ऐड किया एंटिटी को, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ टेबल क्रिएट किया, उसके बाद हम लोगों ने वेब कॉन्फ़िग में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग को लिखा, उसके बाद हम लोगों ने माइग्रेशन को एनेबल किया। तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक आपका देखो सिंक हो गया है, यानी कि माइग्रेशन आपकी यहाँ पे हो चुकी है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपना डेटाबेस कि आपका डेटाबेस के अंदर वो फाइल बनी है या नहीं बनी है। अगर आप चेक करना चाहो तो आप इजीली चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्वियसली विजुअल स्टूडियो में सॉरी एसक्यूएल सर्वर में जाओगे, यहाँ पे अपने डेटाबेस को देखो। अभी आप राइट क्लिक करते हो तो देखो अभी आपके पास वो एम्प्लॉय डीबी के नाम से बनाया था ना हम लोगों ने, और टेबल्स में देखो हम लोगों ने एम्प्लॉय के नाम से टेबल बनाया, उसके अंदर में कॉलम में देखो आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। ठीक है, तो कमांड इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली हियर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं इस माइग्रेशन को, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन फाइल की भी जरूरत नहीं है, इसे क्लोज कर दो। अब यहाँ देखोगे तुम्हारे पास एक माइग्रेशन की फाइल बनती है। अब नेक्स्ट टाइम सपोज कर लो तुम्हें एक नया टेबल क्रिएट करना है, नया मॉडल बनाना है, तो क्या करोगे, इस माइग्रेशन फाइल को डिलीट कर देना, और उसके बाद डिलीट करने के बाद फिर वही टूल्स में जाकर एनेबल माइग्रेशन पे एनेबल माइग्रेशन आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका माइग्रेशन एक बार बना हुआ है। तो आपको बार बार क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, डेटाबेस को ऐड करना है, उसका एक नाम देना है, और उसके बाद डेटाबेस को अपडेट करना है। ये आपको प्रोसेस करने पड़ेंगे बार बार, अगर आप जब भी आप कुछ डेटाबेस में थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस भी करते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा आईडी है वो एक्चुअली क्या हो गया, आईडी आपका ऑटो जनरेट हो चुका है यहाँ पे, यानी कि आईडी कॉलम जो है ऑटो जनरेटेड है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे टेबल को खोलोगे और इसके एडिट डिजाइन में चले जाओ तो देखो तुम्हारा जो आईडी कॉलम है वो आइडेंटिटी इन्होंने कर दिया। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऑटो जनरेट होगा। तो अब यहाँ देखो नीचे आओ, देखो स्पेसिफाई कॉलम हो गया ना। अब इस कॉलम के अंदर में देखो ये आईडी क्या है, यस है। यस का मतलब क्या हो गया कि ये ऑटो जनरेटेड है। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यानी कि 1 by 1 करके ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये की का मतलब तो यही होता है जो उसके अंदर में दिया हुआ है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं, वेब कॉन्फ़िग फाइल को भी क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास ये सर्विसेज हो गया, ये एम्प्लॉय हो गया, ये दो हमारे पास में है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। नाउ अब हमें क्या जरूरत है, कंट्रोलर की। कंट्रोलर में हम आते हैं। हमें लास्ट क्लासेस में आपको मैंने कुछ विजुअल डिजाइन वगैरह करने के लिए बताया था, तो अब आपको यहाँ पे ज़्यादा मैं बॉदर नहीं करूँगा। डिज़ाइन के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे कंट्रोलर पे जाओ ना। अब कंट्रोलर पे क्या है, एक होम कंट्रोलर ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। अगर हम चाहें तो इसी होम कंट्रोलर के अंदर काम कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो दूसरा कंट्रोलर भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनिशियली आपका ये वाला जो होम कंट्रोलर है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको एक फ्रेश कंट्रोलर बना के दिखाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये होम कंट्रोलर को राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से मैं इस कंट्रोलर को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली वेब फॉर्म वाला साथ पार्ट सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए हमारे पास आ गया। अदरवाइज ये ब्लैंक आता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस कंट्रोलर पे जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऐड करना है कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ। फिलहाल मैं एम्प्टी कंट्रोलर ऐड करने जा रहा हूँ। अगर चाहो तो आप ये भी ले सकते हो, बट मैं एम्प्टी लेता हूँ, ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद कंट्रोलर का नाम मैंने स्पेसिफाई कर दिया होम। होम इज अ नेम ऑफ कंट्रोलर। कुछ भी ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग ले सकते हैं। अब ये जो कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, कंट्रोलर एक मीडिया है, बीच का पार्ट है, जो कि कंट्रोलिंग का काम कर रहा है। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो उसका वेटर है ना, वो कंट्रोलर है। आप जो जा रहे हो खाने के लिए, आप उसको ऑर्डर करते हो, यानी कि एक यूजर होगा, आपने ऑर्डर किया, वो जाएगा किचन में जाके देखेगा क्या वो सामान है, अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर होती है तो फिर आपको वो व्यूज देता है। तो व्यू कैन बी ट्रीटेड एज लाइक आपको एक खाने का सामान लाके दे दिया तो एक भी व्यू है, और अगर आपका डेटा वहां नहीं मिला तो भी एक व्यू दे देगा, डेटा नॉट फाउंड, है ना। तो उस तरह से देखो यहाँ पे कंट्रोलर आ चुका है। अब कंट्रोलर के थ्रू मुझे व्यूज जनरेट करना है ना। तो जो किचन में होगा वही तो होगा। किचन आपका कौन सा हो गया, यहाँ पे किचन ये हो गया आपका, एम्प्लॉय नाम का एक है, और जिसके अंदर में एक डिस्क बना हुआ जिसका नाम है EMP। तो ये उसके हो गए। जैसे एक मान लो एक कढ़ाई पनीर हो गया, ये कढ़ाई पनीर को है, ये है, और कढ़ाई पनीर को बनाने के लिए ये सामग्री की जरूरत है, ये मटेरियल की जरूरत है। और वो जो है, इनको हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है व्यू के थ्रू। तो मैं सबसे पहला एक व्यू बनाने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं डिटेल वाला, यानी लिस्टिंग में मैं चाहता हूँ कि सारी जितने भी हमारे पास में वैल्यूज हैं
वो एक लिस्ट में शो करे, जितने भी एम्प्लॉय की जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे एक लिस्ट में शो करें। सबसे पहला मैं व्यू बनाना चाहता हूँ, उसको मैं इंडेक्स के नाम से ले लेता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इस किचन को मुझे कॉल करना होगा ना, जहाँ से ये सारे वेराइटीज आ रही हैं। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाके जो सर्विसेज कॉन्टेस्ट के नाम से क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे। तो सर्विसेज कॉन्टेस्ट को कॉल करने के लिए आपको ऐसे कॉल कर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका यूजिंग आपको नेम स्पेस उसका कॉल करना होगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है, MVC रूट ऑपरेशन डॉट मॉडल। जब आप मॉडल को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली इसके मॉडल के अंदर में जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं, सर्विसेज, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर आके ना उसको उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सर्विसेज का। तो यहाँ लिखोगे आप सर्विसेज कॉन्टेक्ट DB इज इक्वल टू न्यू सर्विस। यानी यहाँ पे आपने क्या किया, क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, यानी कि जो सर्विस क्लास कॉन्टेस्ट क्लास था उसका एक इंस्टेंस बनाया, उसका नाम है DB। DB इज द नेम ऑफ, कुछ भी ले सकते हो। मैंने DB ले लिया, मतलब डेटाबेस, एक तरह से डेटाबेस ही तो है। जो आपके टेबल्स वगैरह सारी चीजें वो यहाँ पे बने, जितने भी आप टेबल बनाओगे वो यही बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने उसको DB ले लिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये जो एक्शन रिजल्ट है इंडेक्स, एक्शन रिजल्ट इंडेक्स पे व्यू आपका जनरेट है। एक्शन रिजल्ट क्या है, एक्शन रिजल्ट एक मेथड है जो कि पब्लिकली होगा हमेशा। क्योंकि आप जो व्यू बनाओगे वो पब्लिक व्यू बनाओगे, तो ऑब्वियसली ये पब्लिक ही व्यू होगा एक्शन रिजल्ट। और इसका जो इंडेक्स नाम है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके होम हो गए, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो ये सारे व्यूज होते हैं ना, तो उसी तरह से व्यूज कुछ भी हो सकता है। तो इनिशियल लेवल पे आपका इंडेक्स के नाम से एक व्यू है, और जो कि रिटर्न कर रहा है व्यू को, यानी कि जो आपका व्यू है इंडेक्स के नाम से, उसको ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि इंडेक्स के अंदर में मेरे पास में क्या है, मेरे पास मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाए। तो एम्प्लॉयज की लिस्ट को शो करने के लिए ना हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। वैर हमने ले लिया, सपोज कर लो डेटा वैर डेटा नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और उसके अंदर मुझे जो टेबल है उसमें उसकी वैल्यू मुझे दिखानी है। और टेबल कहाँ पे है, तो सर्विस कॉन्टेस्ट के अंदर में। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DB डॉट, अब टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय की वैल्यू मैं कैसे दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लिस्ट में दिखाना, तो मैं ऐसे लिख दूंगा टू लिस्ट। तो क्या होगा, जो मेरी एम्प्लॉयज की जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे आ जाएगी, लिस्ट में शो हो जाएगी। लिस्ट में कहाँ पे शो हो जाएगी, डेटा के अंदर में, डेटा के अंदर आ जाएगा। यानी कि पूरा एम्प्लॉय, यानी कि DB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्प्लॉय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेबल है। तो मैं एम्प्लॉय इस सर्विसेज के अंदर मैंने क्या किया, इस DB को कॉल किया है। तो DB के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगी वो लिस्ट में एज अ टू लिस्ट में शो कर जाएगी। कहाँ पे, इस पेज पे शो करेगी। इस पेज को शो करने के लिए मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न व्यू के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, डेटा। तो क्या हो जाएगा, मेरा जितना भी डेटा जो इसके अंदर में फैच होगा वो यहाँ शो हो जाएगा। तो देखो कितना ईजी है देखा जाए तो। MVC के अंदर में, MVC के अंदर आप सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं, और 2 लाइनों के अंदर में आपका पूरा लिस्ट एक वहां पे शो कर देगा। अब लिस्ट शो करने के लिए तो डेटा चाहिए, बट डेटा तो मेरे पास है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक रॉ डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ। एम्प्लॉय में जाके मैंने एडिट में जाके उसमें कुछ हम कॉलम्स डाल देते हैं। देखो अब ये आइडेंटिटी है, इसमें आपको डालने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक डाल दिया, दिलीप, डिपार्टमेंट क्या है, डेवलपमेंट है, और सैलरी है तुम्हारी 28,000 रुपए की। उसके बाद मेरे पास है आशीष का भी है डेवलपमेंट, आशीष की सैलरी भी 28,000 रुपए की है। तो इस तरह से हम लोग कई स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, इस तरह से एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है। यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ सेव हो चुकी है। डेटाबेस में एक मैंने 2 रिकॉर्ड डाल दिया। अब उसको उसी रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे डेटा के अंदर वैर के अंदर कॉल कर रहा हूँ। कैसे, db.employee.toString। तो क्या हो जाएगा, जो DB यानी डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस मेरा कौन सा, ये वाला जो एम्प्लॉय के नाम से है, इसके अंदर में क्या करेगा, उसके अंदर में उसको एज अ लिस्ट में शो करेगा। और उसको मैं रिटर्न करवा रहा हूँ डेटा के अंदर में, मतलब रिटर्न व्यू के अंदर में डेटा को मैंने रिटर्न करा दिया। तो जैसे मैं इसका व्यू अगर क्रिएट करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली वो डेटा मेरा कॉल हो जाएगा। तो व्यू में आपको क्या करना है, यहाँ इंडेक्स पे राइट क्लिक करो या एक्शन पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पे ऐड व्यू पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा, तो MVC5 व्यू सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करोगे। जब ऐड पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। लास्ट टाइम पे जो मैंने आपको लेआउट बताया था बनाने के लिए, उसको वो वाला पार्ट ही लेआउट का पार्ट यहाँ पे है। अगर आपने सपोज कर लो कोई प्रेजेंटेशन लेयर बनाई हुई है तो आप यहाँ से उसको ब्राउज करके कॉल कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था व्यू के अंदर बनता है, तो आपने व्यू को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। व्यू के अंदर में जो फाइल बनेगी व्यू स्टार्ट के नाम से या जो भी आपने शेड के नाम से बनाया था, ये वाला layout.cshtml, तो उसको कॉल कर सकते हो। वो आपका लेआउट यहाँ पे कॉल करके दे देगा, राइट। तो जो हम लोगों ने वहां पे बनाया था, नहीं तो बनाया है तो कोई बात नहीं, आप ब्लैंक भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो व्यू का नाम क्या आ रहा है, इंडेक्स। जो व्यू आपका यहाँ पे व्यू रहेगा वही व्यू का नाम आएगा यहाँ पे। तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जिस नाम से व्यू बनाओगे उसी के नाम से पेज बनाओगे ना। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट बने हुए होते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे मैं चाहता हूँ टेम्पलेट में क्या है, टेम्पलेट में बहुत सारी चीजें हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था विदाउट, मतलब हमने आपको खुद से कोडिंग करके वो टेम्पलेट बनाना सिखाया था। वो भी एक तरीका है, लेकिन ये भी आप यूजली कर सकते हैं। एज वेल आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, HTML हेल्पर क्लास होता है, इसके थ्रू आपका पूरा टेम्पलेट क्रिएट हो जाता है। अब मेरे पास क्या क्या टेम्पलेट है, क्रिएट का भी है, डिलीट का भी है, डिटेल का भी, एडिट है, एम्प्टी है, एंड विदाउट है, और लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं जो चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, वो लिस्ट ऑफ डेटा चाहिए मुझे, राइट। अब ये पूछ रहा है कि इंडेक्स पेज तो बन रहा है, लिस्ट भी बना रहा हूँ, और इसमें मॉडल क्लास कौन सा यूज करूँ। मॉडल मतलब मैं जो यहाँ पे फील्ड्स बनाऊंगा, वो फील्ड्स मैं कहाँ से उठाऊं। तो मैंने फील्ड्स किस में बनाया, ध्यान करो, जो मैंने मॉडल बनाया था, मॉडल के अंदर मैंने फील्ड्स बनाए थे। मैंने आपको बताया था ना, ASP.NET का जो पेज होता है वो नॉर्मली आपका है, वो सिंगल एक पेज पे सारे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। आपको पता होता है इस टेक्स्ट बॉक्स में ये जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें जितनी भी प्रॉपर्टीज है पेज की, वो सारी मॉडल के अंदर में है। तो आप यहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ जाओ और जो आपने एप्रोप्रिएट मॉडल बनाया हुआ है उसको कॉल करो। तो मेरा मॉडल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, है ना। एम्प्लॉय के नाम से मॉडल मैंने बनाया था, तो एम्प्लॉय MVC क्रूड ऑपरेशन उसका आ जाएगा नाम, वो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद अब आता है कॉन्टेस्ट क्लास का नाम। कॉन्टेस्ट क्लास का जहाँ पे आपका टेबल है, ये तो आपका मॉडल है, ये तो आपको ये बता रहा है कि कहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, कितनी कॉलम की प्रॉपर्टीज है, वो ये बता रहा है। बट टेबल का नाम कहाँ पे आएगा, तो टेबल का नाम हम लोगों ने सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट में बनाया था। तो आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे सर्विस कॉन्टेक्स्ट आ गया। इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरी रहने दो, तो रेफरेंसेस आएगा, आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी। यूज लेआउट भी रहने देते हैं, और ऐड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये रेजोर यूज कर रहा है, रेजोर व्यू यूज होता है। रेजोर व्यू के बारे में आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, तो तुम देखोगे कि इसके नाम से एक व्यू क्रिएट कर देगा, वो ऑटोमेटिकली व्यू क्रिएट कर देगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि पूरा जो लेआउट वाला पेज है वो ऑटोमेटिकली बना के तुम्हें अभी दे देगा CS HTML। यानी कि CS HTML यहाँ पे क्या हो गया, C# एंड HTML। तो C# को लिए HTML के लिए तो हमारे पास ब्राउजर था जो कि इंटरेक्ट कर रहा था, और CS भी आ गया। तो इन दोनों को इंटरेक्ट करने के लिए मेरे पास एक इंजन वर्क कर रहा है जिसका नाम है रेजोर। रेजोर इज अ इंजन जो कि आपके C# और HTML कोड को डिफरेंशिएट भी कर रहा है और दोनों को मर्ज करके कंपाइल करा रहा है, राइट। तो इसीलिए हम लोग रेजोर यहाँ पे रेजोर व्यू यूज करते हैं। अब ये देखो जो आपका क्लास बना ना, वो स्ट्रॉन्ग टाइप क्लास बना, क्योंकि देखो यहाँ पे @मॉडल लगा हुआ है। यानी कि इस क्लास के अंदर में मेरा एम्प्लॉय मॉडल का वो जो एम्प्लॉय था, वो मॉडल के अंदर जो मैं एम्प्लॉय है वो कॉल है, मतलब उसके फील्ड्स यहाँ पे आपके आ गए, इसलिए आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्गली टाइप क्लास क्रिएट हो गया। और ये जो क्लास है वो इन्यूमरेबल है। इन्यूमरेबल है, देखो दो होता है, एक होता है इन्यूमरेबल और एक होता है तुम्हारा क्यूरेबल, क्यूरेबल। जो क्यूरेबल होता है वो होता है क्वेरी के अकॉर्डिंगली वो जनरेट होता है। इन्यूमरेबल जो होता है जहां पे हम लिस्ट शो कर रहे हैं, वो ऑलवेज होगा इन्यूमरेबल। तो ध्यान रखना है कि इन्यूमरेबल टाइप है ये मेरा, क्योंकि मेरे यहाँ पे लिस्ट शो करा रहा है, राइट। तो ये ऑब्वियसली इन्यूमरेबल होगा। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये वाला पूरा का पूरा बताया था कि कैसे जनरेट करते हैं, TDTR के थ्रू मैंने तुम्हें कराया था। और ये देखो यहाँ तो मैंने कुछ किया ही नहीं, यहाँ तो अपने आप जनरेट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेबल हो गया, टेबल के अंदर में आपके पास में देखो ये ऊपर मॉडल आ गया, जिसमें नेम आएगा, डिपार्टमेंट आएगा, सैलरी आएगा। तो ये जो HTML हेल्पर के थ्रू आ गया है ना, उसने सीधा कॉल कर दिया कि HTML का डिस्प्ले नेम ऑफ मॉडल है, मॉडल का नाम ये है। तो ऑटोमेटिकली जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो यहाँ पे शो कर देंगी। उसके बाद देखो यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया, लूप के अंदर हम लोगों ने सारे नेम, डिपार्टमेंट, उसके अंदर कुछ नीचे कुछ बटन्स भी आ गए
जिसमें एडिट, डिटेल और डिलीट नाम का बटन भी वहां पे अपीयर बन गया। ठीक है, अब मैं इसको रन करा के देखो एक बार। तो यहां से मैं इसको रन कराता हूं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपने थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दिया ना तो अपना जो हम लोग बहुत सारा कोड करते थे ना, वो कोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको एमवीसी में। अब आज के टाइम में यही ज्यादा डिमांड में है। देखो वो भी आना जरूरी है आपको, वो आपका, क्योंकि आपका वो बेस है, वो आपका बेस है। बट ये जो है अभी का फ्यूचर है, क्योंकि आप जितना कम कोड करोगे उतना ज्यादा इफिशिएंटली प्रोग्राम आपका रन करता है। तो देखो यहाँ पे जब भी हम इसको रन कराते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, कंट्रोलर का नाम, उसके बाद उसके व्यू के नाम। तो देखो आपके सबसे पहले क्या आ रहा है, कंट्रोलर का नाम आ रहा है, जो कि हमारा क्या नाम था, होम का नाम से हमने कंट्रोलर ऐड किया था। और उसके अंदर में फर्स्ट व्यू जो हम लोगों ने यूज किया था उसका नाम था इंडेक्स। तो होम और कंट्रोलर। अब देखो वहां पे हमने एक दो डेटा हम लोगों ने डाला था। अब देखोगे आपके सामने एक व्यू क्रिएट होगा, व्यू दिखेगा जो कि आपका रिजॉल्व व्यू होगा, और जिसके अंदर में आपके दो डेटा भी शो होंगे। देखो हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया ना, हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक 2 लाइन की कोडिंग लिखी और यहाँ पे देखो आपका डेटा भी आ गया, शो हो रहा है। यहाँ पे डिपार्टमेंट के आईडी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपका आईडी जो है बेसिकली आपकी प्राइमरी की भी है और ऑटो जनरेटेड है, इसलिए आईडी नहीं शो कर रहा है। लेकिन आपका नेम आ रहा है, डिपार्टमेंट, अगर चाहो आईडी भी शो कराना तो आप आईडी भी शो करा सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको भी हम शो करा के आपको दिखाएंगे। लेकिन आपका देखो एक लेआउट आपके पास आ गया, जिसके अंदर में देखो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट न्यू का भी बटन आ रहा है, एडिट का भी आ रहा है, डिटेल का भी आ रहा है और यहाँ पे डिलीट का भी आ रहा है। तो ये बटन्स भी आ गया। अब इसमें हमें काम करना है कि कैसे कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं क्रिएट का काम। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक एरर जनरेट होगा। क्रिएट में क्या कर रहा है, क्रिएट में कह रहा है होम में वो ढूंढ रहा है, होम कंट्रोलर के अंदर वो ढूंढ रहा है क्रिएट व्यू को, बट हम लोगों ने तो बनाया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, होम के अंदर एक क्रिएट व्यू बनाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसे आप यहाँ से स्टॉप कर दो। अब वापस आ जाओ आप यहाँ पे अपने होम कंट्रोलर के अंदर में। अब होम कंट्रोलर में क्या करेंगे, यहाँ पे होम कंट्रोलर में हम लोग एक एक्शन मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और एक्शन रिजल्ट का नाम हम लोगों ने दे दिया क्रिएट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, एक चीज आपको समझने की है कि जब भी आप कुछ भी कोई भी आपका किसी पेज को आप कॉल करते हो तो वहां पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। ठीक है, तो गेट का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन दिख रहा है। जैसे मैंने किसी पेज को कॉल किया तो वो वहां पे क्या होगा, वो पेज आएगा सबसे पहले। तो वो जब पेज आएगा तो वो क्या होगा, गेट होगा। और आने के बाद उस पे हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स में इंफॉर्मेशन डाली, डालने के बाद जब मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो वो क्या होगा, पोस्ट होगा। तो देखा जाए तो किसी पेज के 2 बिहेवियर्स यहाँ पे हो गए, है ना। एक हो गया गेट, जहां पे इंफॉर्मेशन गेट होगा वो पेज पे डिस्प्ले करेगा, और एक हो गया पोस्ट। तो देखा जाए क्रिएट के केस में भी 2 हो रहे हैं। एक तो पेज आएगा, पहले तो पेज शो हो रहा है, और उस पेज के ऊपर में जब आप इंफॉर्मेशन डालोगे तो वो पोस्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, एक्शन मेथड का एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब जो मैं दूसरा पेस्ट करूंगा तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रिएट का मेथड आ गया। उस क्रिएट के मेथड के अंदर में ये मुझे बताना पड़ेगा ये गेट है, ये पोस्ट है। तो ये पोस्ट है तो मैं सीधा पोस्ट लिखता हूँ, तो ये अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा http पोस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोस्ट मेथड हो गया, ये पोस्ट होगा और ये गेट करेगा। तो गेट में तो नॉर्मली पेज शो होगा सिर्फ, है ना। तो यहाँ तो पेज शो हो जाएगा, लेकिन जब यूजर गेट करेगा, जब क्रिएट करेगा, रिस्पॉन्स, जब वो क्रिएट बटन पे क्लिक करता है या वो सबमिट बटन पे क्लिक करता है, तो वो क्या होगा, पोस्ट होगा। तो यहाँ http पोस्ट चलेगा। तो जब पोस्ट चलेगा तो मैं पोस्ट किसके थ्रू ले रहा हूँ, पोस्ट में मेरे जो टेक्स्ट बॉक्सेस है वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, एम्प्लॉय से आ रहे हैं, इस वाले से आ रहे हैं ना, इस वाले मॉडल से आ रहे हैं टेक्स्ट बॉक्सेस सारे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्प्लॉय मॉडल को कॉल करूंगा। तो एम्प्लॉय मॉडल का नाम मैंने कुछ भी ले लूंगा, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल अभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉडल को शायद कॉल नहीं किया है। नहीं, हम लोगों ने मॉडल कॉल कर दिया है, सेव कर लो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय देखो ये आ गया एम्प्लॉय जो ऑब्जेक्ट का नाम ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं ई के नाम से। तो ई इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय।
इस एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना लिया ई को, यानी कि इस टेबल को, इस जो मेरा मॉडल है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी सारी कॉल हो जाएंगी मेरे ई के थ्रू यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले तो मुझे मॉडल को वैलिडेट करना है। मॉडल को वैलिडेट करना मतलब हमने यहाँ पे जितने भी वैलिडेशंस लगाए हुए हैं, यहाँ पे की वैलिडेशन है, डिस्प्ले वैलिडेशन है, तो उसको मॉडल को वैलिडेट करेगा। तो मॉडल को वैलिडेट करने के लिए ना, छोड़ो आप मॉडल को वैलिडेट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मॉडल को वैलिडेट अगर हम नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, यानी यहाँ तो शो कर गया पेज, और जब वो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेगा तो वो वैल्यू शो हो जाए। अब मैं आपको पहले आपको इंडेक्स पेज रन करा के दिखाता हूँ। ये आपका index.cs HTML है ना। अभी हम लोगों ने क्या किया, एक व्यू बना दिया, किसके नाम से बना दिया, क्रिएट के नाम से। तो जब आप यहाँ पे इंडेक्स वाले पे क्रिएट पे क्लिक करोगे तो वो उसको मिल जाएगा। पहले क्या आ रहा था, पहले एरर आ रहा था, अब देखना एरर नहीं आएगा। अब वो डायरेक्टली उस इंडेक्स पेज को ओपन कर देगा, सॉरी क्रिएट पेज को ओपन करेगा। क्यों? क्योंकि होम के अंदर में उसको क्रिएट व्यू मिल गया। पहले क्या था, होम के अंदर उसको क्रिएट व्यू नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एरर शो कर दिया था। बट अभी क्या है, अभी मेरा होम के अंदर में क्रिएट व्यू मिल गया, तो उसको क्या करेगा, जैसे उस पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली मेरे पास वहां पे वो पेज उसको मिल जाता है। और उसको जो पेज मिल जाता है तो वहां पे एरर शो नहीं करेगा, वो जो आपका पेज है वो आपको वहां पे दिखाएगा। लेकिन हम लोगों ने भी पेज बनाया नहीं है, तो पेज कैसे दिखाएगा। देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद उसने कहा पहले कुछ एरर और आ रहा था, अभी क्या एरर आ गया, अभी वो बता रहा है कि क्रिएट का के अंदर में, व्यू के अंदर में आपने क्रिएट पेज तो क्रिएट किया ही नहीं है सर, आपने इसको कॉल तो कर दिया, आपने क्रिएट तो किया ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे पेज भी बना देते हैं। हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करके एक ऐड कर लेते हैं व्यू को, ऐड किया। अब जो मैं व्यू बनाने जा रहा हूँ वो मैं किसके लिए बनाने जा रहा हूँ, ऐड के लिए बनाने जा रहा हूँ, क्रिएट के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो MVC 5 करोगे, ऐड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको क्रिएट तो अपने आप आ जाएगा। और नीचे जो टेम्पलेट है उस टेम्पलेट में भी आप क्रिएट सेलेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि आप इंसर्ट करने जा रहे हो, क्रिएट करने जा रहे हो। एज यूजुअल मॉडल को भी सिलेक्ट करेंगे। मॉडल का नाम हमने क्या रखा था, एम्प्लॉय मॉडल सिलेक्ट कर लिया, और सर्विसेज का नाम वही है जो हमने किया था। और यहाँ पे हम क्लिक ऐड पे क्लिक करते हैं तो देखोगे तुम्हारे पास पूरा इंटायर पेज क्रिएट का, जो मॉडल जो पेजेस तुमने बनाए थे, मॉडल जो तुमने बनाया था ये वाला, इस मॉडल के अकॉर्डिंगली स्ट्रांगली टाइप, देखो ऊपर आ गया ना स्ट्रांगली टाइप में क्या होता है, इन्यूमरेबल नहीं आया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लिस्ट नहीं है, यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन सेव करानी है। तो HTML हेल्पर क्लास के थ्रू उन्होंने पूरा पेज बना के दे दिया, जिसके अंदर में आपके आईडी तो अपने आप जनरेट होगा, आपका नेम शो होगा, आपका डिपार्टमेंट शो होगा, आपकी सैलरी शो होगी। और उसके साथ उसने आपका बैक टू इंडेक्स के लिए आपका इंडेक्स को भी कॉल कर दिया है यहाँ पे। तो ये पेज बना के दे दिया। अगर मैं आपके इंडेक्स पेज को रन कराता हूँ वापस, और इंडेक्स पेज से अगर मैं क्रिएट पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो, देखो क्या खुलता है, खुल गया। यानी कि जो हमने व्यूज जो बनाए थे वो व्यूज आपको यहाँ पे दिख गए। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया। क्रिएट पे तो हमने क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि देखो ये सब चीजें आ गई ना अपने आप। कैसे आ गई? क्योंकि हम लोगों ने वहां पे वैलिडेशंस लगाए थे, तो वैलिडेशन के अकॉर्डिंगली आ गई। वैलिडेशन के अकॉर्डिंगली वहां पे आपको आ गए। अब जैसे आप क्लिक करते हो, जब तक इसमें वैल्यू फिल नहीं होगा तब तक आगे नहीं जाएगा। अब मुझे क्या करना है, क्रिएट मेथड की कोडिंग करनी है। तो मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको। स्टॉप करने के बाद हम आते हैं उस पेज पे जहाँ पे क्रिएट मेथड है। अब यहाँ पे ई के नाम से ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, ई की वैल्यू को, ई हमारा क्या है, मॉडल है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज आ रही है। तो मैं और वो किस में आ रही है, टेबल कहाँ पे आता है, टेबल आ रहा है मेरे सर्विसेज में, सर्विसेज कॉन्टेस्ट में। तो मैं यहाँ लिखूंगा db के अंदर में डेटाबेस हो गया। और डेटाबेस मैंने आपको बताया था जो कॉन्टेस्ट क्लास आप बना रहे हो उसके साथ में ऐड, अपडेट, डिलीट, सबकी सारे मेथड बनेंगे।
तो यहाँ आप सीधा आप क्या करोगे, डीबी के अंदर में सबसे पहले आप टेबल को कॉल करोगे, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के साथ आप क्या करोगे, ऐड मेथड को कॉल कर दोगे। ऐड के अंदर जो आप पैरामीटर भेज रहे हो वो भेज रहे हो ई के थ्रू, यानी ई मॉडल के अंदर में जितने भी पैरामीटर्स हैं वो यहाँ चले जाएंगे। मतलब बताओ, सिर्फ एक ये लाइन के और एक और लाइन है, 2 लाइन के थ्रू आप पूरी इंसर्ट की कोडिंग कर रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करोगे, db डॉट सेव चेंजेस, तो यहाँ पे आप सिर्फ ये 2 लाइन लिखोगे और आपकी वैल्यू डेटाबेस में सेव हो जाएगी। लाइन समझ में आई आपको? db का मतलब हो गया सर्विसेज, यानी कि उस सर्विसेज को कॉल कर रहे हो, डेटाबेस को कॉल कर रहे हो, सॉरी कॉन्टेक्स्ट क्लास को कॉल कर रहे हो, उस कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम हो गया ये, और उस कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर में आपने उस टेबल को कॉल किया है जहां पे आपको वैल्यू सेव करानी है, और उसके बाद आपने क्या किया है, उस पैरामीटर्स को जो आपके फॉर्म्स के थ्रू आपकी वैल्यू जाएगी, तो ये इसके थ्रू आपकी वैल्यू जा रही है, तो इसको पैरामीटर को आपने उसके साथ ऐड कर दिया है। उसके बाद जब ऐड करोगे तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो आपने लिखा db डॉट सेव चेंजेस, तो आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे सेव होके चेंजेस हो जाएंगी। देखें एक बार से रन करा के, तो इंडेक्स को मैं आपको रन करा के दिखाता हूं। देखो यहाँ पे ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैंने एक नई इंफॉर्मेशन डाल दिया। सपोज करो मैंने डाल दिया कोमल, और डिपार्टमेंट इसका है SEO, सैलरी इसकी है 25,000, और मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। कोई मैसेज वगैरह मैंने नहीं शो कराया, सीधा मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, तो देखो आपकी इन्फॉर्मेशन उसकी डेटाबेस में सेव हो गई, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं। अगर मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करता हूँ तो देखो बैक पे क्लिक करने के बाद कोमल की इन्फॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। तो यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है। अगर आप चाहोगे कि मेरा सेव होने के बाद सीधा मैं इंडेक्स पेज पे चला जाऊं, या हो सकता है आपके पास कुछ एरर भी तो आ सकता है, या अब मैं चाहता हूं कि अगर एरर आए तो मुझे एरर दिखाए, तो उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे और थोड़े 2 लाइन की और कोडिंग ऐड करनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि मॉडल को वैलिडेट कराओ, तो मॉडल को वैलिडेट कराने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे एक लिखोगे इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड इक्वल्स टू ट्रू। अगर मॉडल की जो प्रॉपर्टी है, जो मॉडल स्टेट है, अगर उसकी प्रॉपर्टी ठीक है, सही है, तभी होना चाहिए, है ना। तो हमने सबसे पहले तो मॉडल की कंडीशंस यहाँ पे लगा दी कि मॉडल का जो स्टेट है वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास ये है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ भी 19-20 होता है, कुछ एरर होता है, तो वो उसको ना ले, पहला कंडीशन। उसके बाद मैं चाहता हूं कि सेव होने के बाद ना एक मैसेज शो करे, सेव होने के बाद एक मैसेज को शो करे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जब सेव हो रहा है ना डीबी के अंदर, तो यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप से एक वेरिएबल ले लेता हूँ a, मैं ले लिया int a इज इक्वल टू db सेव, यानी कि जब ये सेव हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 से ऊपर होगी, अब सेव नहीं होगा तो 0 से नीचे होगी। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो इसका मतलब डेटा सेव हो गया, और एल्स में क्या आएगा, डेटा नॉट सेव है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे मैसेज को दिखा देंगे। अब पहले जो हम लोगों ने आपको बताया था डेटा को शो कराने के लिए, जैसे ASP.NET में हम लोग response.write लिखते थे, उसके बाद मैसेज आता था डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे क्या है, आपको दो प्रॉपर्टी यूज करोगे। एक प्रॉपर्टी होता है व्यू बैग होता है, एक होता है व्यू डेटा, या व्यू बैग यूज कर सकते हो या व्यू डेटा यूज कर सकते हो। तो जो व्यू बैग होता है बेसिकली वो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर से व्यू में शो कराने के लिए, और जो व्यू डेटा होता है उसको हम लोग यूज करते हैं कंट्रोलर से कंट्रोलर में मैसेज को दिखाने के लिए, राइट। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये कंट्रोलर है और कंट्रोलर से मुझे व्यू में दिखाना है। व्यू मेरा कौन सा है, ये वाला क्रिएट। मैं चाहता हूँ क्रिएट होने के बाद यहीं पे मैसेज यहाँ पे शो करे, इस व्यू पे शो करे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोलर से व्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ आप लिखोगे व्यू बैग डॉट
अब मैसेज क्या है, सेव का मैसेज है, तो हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया क्रिएट मैसेज, कुछ भी दे सकते हो, क्रिएट मैसेज, और उसका मैसेज जो भी होगा उस मैसेज को आप यहाँ पे दे सकते हो एज अ स्क्रिप्ट के अंदर। तो इक्वल्स टू यहाँ पे स्क्रिप्ट में आप मैसेज को दोगे, जैसे हम लोग पहले लिखते थे स्क्रिप्ट, आप स्क्रिप्ट में दिखाना चाहते हो तो आप स्क्रिप्ट लिखोगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट अलर्ट, और मैसेज क्या दिखाना चाहते हो, डेटा सेव्ड, डेटा सेव्ड, और उसके बाद फिर आपको स्क्रिप्ट को क्लोज करना है, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दोगे, SCRIPT अलर्ट डेटा सेव्ड। ठीक है, ये आपकी स्क्रिप्ट जनरेट हो गई है। आप सेम स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो, यहाँ पे एल्स में भी डाल दो, और यहाँ पे डेटा नॉट सेव्ड का मैसेज हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एक व्यू बैक के नाम से एक हम लोगों ने मैसेज को क्रिएट कर दिया। अब जो व्यू बैक है बेसिकली ये वहां पे शो कैसे करेगा, तो शो करने के लिए क्या करो, व्यू बैक को वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा HTML हेल्पर के थ्रू। तो यहाँ पे से कॉपी कर लो इसे, और उसको आपको कहाँ पे शो कराना है, आप चाहते हो जब आप यहाँ से ये जो आपका क्रिएट वाला है, क्रिएट वाला जो मेथड है, जब ये रन करे तो व्यू बैक का मैसेज आपके क्रिएट के पेज पे शो करे, राइट। तो क्रिएट का पेज आपका ये वाला है, आप यहाँ पे आके आप उसको ऐड कर सकते हो हेल्पर के थ्रू। तो यहाँ पे लिखोगे @HTML.raw, एक रॉ को ऐड कर रहे हो आप, उस रॉ के अंदर में आपको जो आपने वहां पे बनाया था उसे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे बनाया था उसका नाम क्या था, ये था ना व्यू बैक क्रिएट मैसेज, ठीक है। तो व्यू बैक का जो क्रिएट मैसेज था उस मैसेज को आपको क्या करना है, वो उसको वहां पे आपको शो करना है HTML पे। तो HTML पे जाना है आपको, और जाने के बाद उस पार्ट को ऐड कर देना है वहां पे। तो जैसे आप उसको ऐड करोगे देखोगे ऑटोमेटिकली जो व्यू बैक का जो मैसेज है वो वहां पे आपका प्रिंट होगा जहां पे भी आपने उसको शो किया हुआ है। तो यहाँ पे HTML raw के नाम से हम लोगों ने लिया था, तो HTML raw के नाम से हम लोगों ने लिया था, तो HTML raw के नाम से ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मिनट, कुछ लाइंस अभी दिख रही हैं, वो कोई बात नहीं, वो अभी अपने आप हट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। सर प्रोजेक्ट में कैसे काम करेंगे हम इसके साथ और बनाओ तो? मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि इंसर्ट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट करेंगे कैसे, जो सारे ऑपरेशंस बता रहा हूँ। और जो प्रोजेक्ट का जो पेजेस हैं उस पे जो ऑपरेशंस होंगे उस ऑपरेशन को करेंगे हम परफॉर्म। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ प्रोजेक्ट में डिजाइनिंग बताई है, अभी उसमें बहुत सारा काम है, वो काम करना है हमें। तो एक मिनट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, पहले हम उस एरर को शॉर्ट आउट करें कि ये क्यों आ रहा है। टैम्प डेटा के अंदर में हम लोगों ने रखा था ना वहाँ पे, ये भी ठीक है। ये इस लाइन की वजह से एरर आ रहा है या क्या आ रहा है, एक मिनट इसको कट करके देखता हूँ मैं। इस पूरे पेज पे क्रिएट पे है एरर आ रहा है, ओके। ये एरर इस चीज का तो नहीं हो सकता है, फिलहाल मैं इसी को पेस्ट कर रहा हूँ, इस वजह से तो नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, HTML raw, और रॉ के अंदर हम लोगों ने व्यू बैक क्रिएट मैसेज, जो क्रिएट मैसेज हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे व्यू बैक क्रिएट मैसेज, उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे से रन कराता हूँ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रन कराते हैं। इंडेक्स पेज को रन कराना तो इंडेक्स पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इंडेक्स पेज से हम लोग जाएंगे, और हाँ एक चीज और हमें करना था, एक मिनट स्टॉप करते हैं पहले।
कि अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं मेरा जो पेज है, अभी चलो आपको मैसेज शो कराना है ना, पहले तो पहले मैसेज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टेप का। यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, इस पेज पे आ गए। यहाँ पे मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली, सपोज कर लो मुझे डालना है सुमन, एम्प्लॉय हो गया, अकाउंट्स 15,000, क्रिएट। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, देखो मेरे पास क्या आ गया, डेटा सेव का मैसेज आ गया। तो दो डेटा सेव का मैसेज आया, वो किसके थ्रू आया, ये आया टैम्प डेटा के थ्रू, सॉरी व्यू बैक के थ्रू। व्यू बैक हो गया, और एक होता है व्यू डेटा। व्यू डेटा में जब कब यूज करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर से कंट्रोलर में भेजना हो। तो अभी तो हम लोगों ने क्या भेजा, एक कंट्रोलर से व्यू में भेजा, तो व्यू में हमारे पास मैसेज आ गया, सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद मैं चाहता हूँ कि सीधा का सीधा ये डायरेक्टली मूव कर जाए मेरे इंडेक्स पेज पे। ठीक है, तो इंडेक्स पेज पे मूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वापस अब जाएंगे यहाँ से, और ये देखो मैसेज आ गया। मैसेज के बाद मुझे चाहिए, सीधा मैं यूज करूंगा और वहां पे जाना है मुझे, तो यहाँ लिखूंगा व्यू रिटर्न, सॉरी रिटर्न व्यू, और व्यू का नाम क्या है, सॉरी रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। रीडायरेक्ट टू एक्शन, एक्शन का नाम क्या है, एक्शन का नाम क्या है जहां पे मैं रिटर्न कराना चाहता हूं, तो एक्शन नेम इज इंडेक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे इंडेक्स। तो क्या करेगा, जब ये सेव हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी हमें डबल कोट्स में देना है इसको, तो सबसे पहले क्या करेगा, मॉडल को चेक करेगा, एम्प्लॉय को डेटा को सेव करेगा, वो सेव हो जाता है तो सीधा वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे। अब देखो अब क्या होता है, अब इसे आप रन कराते हो तो हमारे पास 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। मैं क्रिएट पे अगेन क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ अंशुल, डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट, सैलरी है 28,000। ठीक है, ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो अब जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा क्या होगा, सीधा का सीधा मेरा पहुंच गया कहाँ पे, मेरे इंडेक्स पेज पे चला गया, क्योंकि मेरा डेटा सेव हो गया। अब देखो अंशुल की इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे सेव हो गई, आ गया। वो जो मैसेज था वो नहीं शो पाया कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो जो मैसेज था ना वो मेरा उस वाले व्यू पे था। अगर मैं चाहता हूँ मैसेज यहाँ पे शो करे तो मुझे क्या करना होगा, उसे यहाँ कॉल करना होगा, इस वाले इंडेक्स व्यू पे कॉल करना होगा। यानी कि मैं इंडेक्स व्यू पे कॉल करूंगा जो मेरा क्रिएट वाला था, यानी कि ये जो था इसको मुझे यहाँ से कट करना होगा, और उसके बाद मुझे इसे इंडेक्स वाले पे पेस्ट करना होगा। तो मेरा क्या होगा, फिर वो वहां से यहाँ पे करेगा, लेकिन यह कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका जो है काम तो वही है, बेसिकली सेव ही होना है। सेव होने के बाद जब वो आपको वहां से लिस्ट में रिटर्न करेगा तो आपको कोई एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने, लिस्ट भी देख लिया और क्रिएट भी देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं एडिट का। एडिट में क्या होता है देखते हैं। क्रिएट पे आ गए, क्रिएट पे लाके आने के बाद मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दी, हाफ एन आवर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सैलरी डाल देता हूँ
1,80,000 क्रिएट, इंफॉर्मेशन सेव हो गई और सेव होके यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे मैसेज नहीं दिखाया क्योंकि मेरा मैसेज हम लोगों ने एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में भेज रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा यूज करना पड़ेगा। चलो अभी आगे चलते हैं। ये तो ब्रशिंग का काम है, तो ब्रशिंग हम कहीं से भी कहीं कर सकते हैं, मेन मैकेनिज्म आपका ये है। उसके बाद अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस दिलीप के ऐड को एडिट करना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने जैसे एडिट पे क्लिक किया तो देखो इसके साथ क्या आ रहा है, उस कंट्रोलर के अंदर में एडिट मेथड पूछ रहा है, ढूंढ रहा है, और एडिट के साथ में वन आ रहा है। वन मतलब वन उसका क्या है, उस दिलीप का वन जो है वो प्राइमरी की है, आईडी है, उस आईडी के बिहाफ पे तो दिलीप को वो करेगा, वो मतलब अपडेट करेगा। तो यानी कि देखा जाए तो ये क्या है, ये जब हमने इस पे क्लिक किया तो ये उसको गेट हो रहा है, गेट मेरा ये वाला आ रहा है, गेट मेथड ये हो गया। और पोस्ट में क्या होगा, वन के बिहाफ पे मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले वन को मुझे सर्च करना है, फाइंड करना है, वन को मुझे फाइंड करना है एडिट में, एडिट कॉलम में से, एडिट में से। तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करने जा रहा हूँ। स्टॉप करने के बाद अब आप सर्विसेज पे आ जाओ, सॉरी होम कंट्रोलर में आओ, और यहाँ पे एक अगेन एक एक्शन मेथड बनाओगे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट एडिट, और एडिट के अंदर में मैंने क्या पास किया, इंट आईडी पास कर दिया, क्योंकि आईडी के बिहाफ पे वो उसको सर्च करेगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न व्यू मैंने बना दिया इसको, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आईडी को फाइंड आउट करना है। तो आईडी को फाइंड आउट करने के लिए कहाँ से फाइंड आउट करना है, उस टेबल में से फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो मैं यहाँ से पास करूंगा, जो व्यू में पास होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने ले लिया वेर, एक रो के नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। डीबी के अंदर में, डीबी का नाम क्या है, एम्प्लॉय नाम है ना, डीबी के अंदर में एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के अंदर हमें क्या करना है, एम्प्लॉय के अंदर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं लगाऊंगा वेयर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिंक यू यूज करने जा रहा हूँ, यानी कि लाइन इंटीग्रेटेड क्वेरी, यानी कि लाइन जो लाइन है ना, लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज के अंदर में मैंने क्वेरी ऐड करना है। यानी कि यहाँ पे सारे क्लाउज, वेयर, ऑर्डर बाई, ये सारे मैं उस सी शार्प के लैंग्वेज के साथ ही यूज करूंगा। तो मैंने लिखा वेयर, ब्रैकेट ओपन किया, मॉडल, मॉडल से है तो वेयर मॉडल, और यहाँ पे एक लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करूंगा मैं, लैम्डा, लैम्डा मॉडल का जो आईडी है, तो मॉडल का आईडी मतलब कौन सा हो गया, मॉडल की आईडी, ये वाली मॉडल की आईडी यहाँ पे जो यहाँ पे स्पेसिफाई है आईडी के नाम से। तो तुम यहाँ पे देखोगे मॉडल का, जैसे तुम डॉट डालते हो तो देखोगे उसकी आईडी जो वहाँ पे स्पेसिफाई है कॉल हो गई, राइट। इक्वल्स टू अगर ये आईडी होती है, आईडी मतलब ये वाली आईडी जो तुमने यहाँ पे गिवन दिया है। बात को समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आपने सर्च कराना है, किसी वैल्यू को एडिट करना है, तो मुझे उसका आईडी चाहिए ना, तब आईडी के बिहाफ पे तो उसको एडिट करोगे। तो जब हम एडिट करेंगे तो उसकी आईडी पहले गेट होगी, गेट होगी तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, फिर उसमें चेंजेस करेगा, फिर वो अपडेट करेगा, तो वो पोस्ट करेगा। तो एक और इसका मैटर बनेगा जो कि वो जाके उसको डिटेल को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, उसको गेट किया, तो गेट करने के बाद आईडी आ गई, और उसको मैं क्या करूंगा, अब मुझे उसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट और डिफॉल्ट, यानी कि फर्स्ट, उसका जो फर्स्ट रो होगा और डिफॉल्ट रो होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी रो को सेलेक्ट कर लेगा। गॉट इट, पूरी रो सेलेक्ट हो गई, और पूरी रो सेलेक्ट होने के बाद मुझे व्यू किस में दिखाना है, रिटर्न व्यू के अंदर दिखाना। तो रिटर्न में मैंने रो को कॉल कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली जब मैं इसका व्यू जनरेट करूंगा तो मेरे पास रो, पूरी इंफॉर्मेशन रो की आ जाएगी जो आईडी सेलेक्ट करेगा यूजर व्यू के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको मैं इसका व्यू क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू करता हूँ, ABC5 व्यू ऐड किया, एडिट, एडिट में क्या होगा, एडिट वाला व्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन इसका भी पोस्ट नहीं बनाया मैंने, ये गेट बनाया है सिर्फ, इसका HTTP गेट है। तो देखो यहाँ पे इसका आ गया, वो सारे जो एडिट वाले होंगे वो शो हो जाएंगे। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, रन कराता हूँ इसे,
डीबी का एंट्री देखो ये आ गया। अभी क्या है, किसी को भी एडिट करना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखो एडिट में चला गया। एडिट का वो पोस्ट मेथड जो गेट मेथड था वो आ गया, एडिट मेथड से वो क्या किया, उसके व्यू को कॉल कर दिया, यानी उसको 6 मिला, 6 की इंफॉर्मेशन उसने डिस्प्ले करा दी। राइट, बैक पे जाओ, बैक टू द लिस्ट। अब उसके बाद मैंने इसको करना है, इस पर मैंने क्लिक किया तो देखो इसकी आईडी के बिहाफ पे उसकी इंफॉर्मेशन शो कर दी। बैक टू द लिस्ट, जिसको मैं क्लिक करूंगा उसकी इंफॉर्मेशन उसकी आईडी के हिसाब से शो कर दी। तो ये जो हो गया आपका गेट मेथड हो गया। गेट तो हो गया। अब यहाँ यूजर कुछ भी चेंजेस करेगा इन तीनों में से और उसको सब सेव करेगा तो यहाँ पे पोस्ट मेथड आएगा। पोस्ट मतलब सेव, पोस्ट मतलब क्या हुआ, अपडेट हो गया, सेव चेंजेस। ठीक है, अब हम लोग पोस्ट पे काम करेंगे। इसका स्टॉप करते हैं, इसको कंट्रोलर पे जाओ। अब इसका एक पोस्ट मेथड बनाना है तो यहाँ पे आप लिखोगे, एक इसका भी ना वो हेल्पर होता है, वो इजीली तरीके से आता है बट इसमें आ नहीं रहा है। चलो उसके लिए कुछ प्लगइन्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखते हैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और एक्शन रिजल्ट में एडिट सेम आएगा, बट इस एडिट के अंदर में हम लोग यहाँ पे मॉडल पास करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे सबमिट कराना है डेटा को। जब आप सबमिट करोगे तो मॉडल पास करोगे, पोस्ट करना है ना आपको डेटा को, तो पोस्ट किसके थ्रू होगा, मॉडल के थ्रू पोस्ट होगा। तो उसका नाम लिखेंगे, क्या नाम था, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का ई, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोगों ने दे दिया रिटर्न व्यू, फिलहाल के लिए रिटर्न व्यू हो गया। अब इसको आपको ये जो मेथड है इसको आपको एज अ पोस्ट एचटीटीपी पोस्ट मेथड डिक्लेयर करना होगा क्योंकि ये पोस्ट होगा। अब आ जाते हैं इस पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे व्यू कर देगा, यानी कि जो पर्टिकुलर डेटा है वो डेटा आपका यहाँ से सिलेक्ट हो गया और आपके फॉर्म पे व्यू हो गया। अब वह यहाँ से जब पोस्ट करेगा तो जो डेटा में आपने चेंजेस किया वो चेंजेस हो जाए। तो चेंजेस हो जाए तो हम क्या करेंगे, डीबी को कॉल करेंगे। डीबी डॉट, डीबी के अंदर में जो डीबी डॉट क्या, टेबल, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, है ना। डीबी के अंदर में एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में वो क्या करेगा, एम्प्लॉय डॉट एंट्री, सॉरी डीबी डॉट एंट्री आएगा पहले, डीबी डॉट एंट्री आएगा। तो मेरे की डेटाबेस में एंट्री हुआ तो एंट्री किसके बिहाफ पे हुआ, तो एंट्री मेरा किसके बिहाफ पे हुआ, एस के बिहाफ पे हुआ, यानी एस इज द नेम ऑफ, सॉरी ई इज द नेम ऑफ मॉडल, ठीक है। डीबी के अंदर में उसने क्या किया, डेटाबेस के अंदर में वो एंट्री होगी, जो भी अपडेट होगा एंट्री के अंदर में ई हो गया तुम्हारा उस मॉडल का नाम, डॉट स्टेट, उसका जो स्टेट होगा, तो उसका स्टेट क्या होगा, एंटिटी, एंटिटी जो मॉडल है, एंटिटी जो हमारा मॉडल है, एंटिटी का जो मॉडिफाइड है या क्या है वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ना एक एंटिटी वाले को भी कॉल करना होगा। यहाँ से आप यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी को भी कॉल कर लो, जो हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एंटिटी का जो स्टेट हुआ, ठीक है ना, यानी कि एंट्री का ई जो स्टेट होगा उसका एंटिटी का जो स्टेट होगा, एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड, उसका एंटिटी का जो स्टेट होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा, यानी कि एंट्री जो होगी आपकी वो एडिट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो मॉडिफाई हो गया, और मॉडिफाई होने के बाद आपने क्या करना है, डीबी डॉट सेव चेंजेस, यानी कि आपका सेव हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एडिट का। अब उसके बाद आप कोई मैसेज दिखाना चाहते हो तो आप इसमें मैसेज भी दिखा सकते हो, है ना। तो अभी क्या है, इसको मैं रन करा के देखूं या फिर मैं इसको ही ऐड कर लेता हूँ सेम। अगर आपको चाहिए कि आपको मैसेज भी दिखाना है तो मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ए बना दिया, ए इज इक्वल टू दिस, और उसके मैंने अंदर में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्रिएट का मैसेज था, ये मैसेज क्या है, अपडेट का मैसेज है, तो यहाँ पे अपडेट डाल देते हैं, अपडेट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अपडेट डाल देता हूँ, अपडेट मैसेज, ठीक है। अब ये व्यू बैक है, व्यू बैक को मुझे वहाँ पे अपडेट के हिसाब से कॉल करना होगा। सेव कर देते हैं इसको एडिट में, एडिट वाला कॉलम ये है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे @
HTML डॉट रॉ के अंदर में हम लोगों ने जो मैसेज वहां पे बनाया था उसको यहाँ पे कॉल कर दिया, सेव कर देते हैं इसे। तो एडिट होगा, एडिट होने के बाद वो यहाँ पे शो कर देगा, ये मैसेज को वहां पे उसी पेज पे शो कर देगा। अगर आप चाहते हो कि एडिट होने के बाद वो सीधा का सीधा मूव कर जाए कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे, तो वो सीधा मूव कर जाएगा। इसकी यानी कि आपको यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसमें कोई एरर आता है तो यहाँ पे वो डेटा नॉट मॉडिफाइड कर सकते हो, इस तरह से शो कर जाएगा। चलें एक बार इसको देखें चेक करके। सेम मैकेनिज्म आपका डिलीट में भी होगा, क्योंकि जब डिलीट वो करेगा तो किसी आईडी को लेकर डिलीट करेगा, तो आपको रो को फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। और डिलीट में क्या करेगा, वो सीधा db डॉट जो टेबल होगा उसको डिलीट कर देगा वो। इससे चल पहले आप तुम चाहोगे तो मॉडल भी लगा सकते हो। जो मॉडल का स्टेट मैंने वहां चेक किया था, मॉडल का स्टेट भी तुम चेक कर सकते हो। जैसे मान लो ये है, इसको मुझे एडिट करना है, मैंने एडिट पे क्लिक किया, ये सा आ गया। अब इसकी सैलरी मुझे चेंज करनी है 20,000, ठीक है। तो मैंने 20,000 करके मैंने जैसे सेव पे क्लिक किया, तुम देखोगे अंशुल की पे सैलरी 20,000 चेंज हो गई। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगर तुम चाहते हो उसी पेज पे मैसेज दिखाना तो वहाँ पे मैसेज भी दिखा सकते हो, तो मैंने मैसेज का फॉर्मेट तुम्हें बताया हुआ है। तो ये तुम्हारा अब वो डिलीट हो गया। एडिट का अब डिटेल का वैसे ऐसा कोई काम नहीं है, वो डिटेल के लिए भी देखो यहाँ पे 1 पास हो रहा है, तो डिटेल के लिए भी वही चीज होगा जो ये चीज मैंने दिखाई थी आपको, सिर्फ उसमें डिटेल शो करेगा। तो डिटेल के लिए भी अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, और उसके अंदर में वही पैरामीटर पास करके आपको शो करना पड़ेगा। और डिटेल का ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि एडिट हो रहा है तो एडिट में आपको डिटेल शो ही कर रहा है। बैक टू द लिस्ट हो गया। और डिलीट करोगे तो डिलीट में क्या करना है आपने, डिलीट के लिए पहले मुझे क्या करना होगा, सेम वही मैकेनिज्म यूज करूंगा मैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट, ठीक है। और डिलीट के साथ मेरा क्या आ जाएगा, इंट आईडी पास हो जाएगी। ये सेम वही मैकेनिज्म है जो ऊपर वाला था, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न व्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऊपर वाले कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, ये सेम आ जाएगा, क्योंकि आईडी के यहाँ पे वो पहले सर्च करेगा। तो ये डिलीट में भी वही काम करेगा कि जिसको भी हम डिलीट करने जा रहे हैं पहले उसको सर्च करेगा। तो ये इसका गेट मेथड हो गया। अब इसका दूसरा एक मेथड बनेगा पोस्ट मेथड। तो यहाँ पोस्ट मेथड में क्या करेंगे, एक्शन रिजल्ट, ठीक है, डिलीट, और डिलीट के साथ हमारे यहाँ पे क्लास चला जाएगा, वो मॉडल का नाम जाएगा, मॉडल मान लो ई ले लिया हम लोगों ने, रिटर्न व्यू। अभी जो मैंने तुम्हें बताया है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को, 1-2 बार 3 बार कम से कम, एटलीस्ट लाइव प्रोजेक्ट से पहले इसमें अच्छे से पहले काम कर लो, सीख जाओ, उसके बाद काम करना। क्योंकि आपको रनिंग टाइम पे कोड नहीं देखना, आपको काम करना है। सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं करना है कि एक बार मेरी वीडियो देख ली और आपने एक बार काम कर लिया। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसा याद हो जाए इस पार्ट को कि ये वर्किंग करनी है तो मुझे अब क्या ऐड करना पड़ेगा। अब क्या है, डिलीट करनी है। डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना है, एंटायर रो को डिलीट करना है। तो मैं सेम वही वाला यूज करूंगा जो मैंने अपडेट में यूज किया था, db डॉट एंट्री, एंट्री किसमें, एंट्री s डॉट स्टेट, ठीक है ना। एंट्री में s क्या था हमारा, जो मेरा ऑब्जेक्ट था s, है ना, जो इसमें अंदर में मॉडल में पास हो रहा है। तो एंट्री का जो s है उसका जो होगा स्टेट, सर ई था ना, सॉरी इसीलिए तो नहीं आ रहा है, e डॉट स्टेट, ठीक है ना। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं ना e, इस e के बेस पे ही तो काम करेंगे ना। मैं बार बार ऐसे कॉल कर रहा हूँ। तो क्या हो गया, db के अंदर में एंट्री e को देखेगा, e की एंट्री देखेगा, e की एंट्री क्या है उसका स्टेट देखेगा। स्टेट के अंदर में फिर क्या करेगा, वो
कि एंट्री स्टेट डॉट डिलीटेड, उस रो को डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद सिंपल सा वही db डॉट सेव चेंजेस। अब ये 2 लाइन के थ्रू मेरे पूरी रो मेरी डिलीट हो जाएगी। अब इसको आप उसको भी चेक करना चाहते हो कि डिलीट हुई है कि नहीं हुई है, मैसेज दिखाना है वगैरह वगैरह, तो वही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा। मैं इंट a ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू दिस, और a के अंदर मैंने यहाँ पे व्यू बैग में ये मैसेज को शो करा दिया। यहाँ पे मैसेज आ गया। अब मैं यहाँ पे मैसेज का टाइप क्या दे दूंगा, डिलीट होने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ मैसेज आ जाए, तो मैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट नहीं करता, तो ये व्यू बैग में मैसेज आ जाए। तो मैसेज आने के लिए मैंने यहाँ पे डेटा अपडेट डिलीटेड मैसेज का मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे डिलीट मैसेज और डेटा डिलीटेड यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। डेटा नॉट डिलीटेड कर देते हैं, राइट। अब मैं इस मैसेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से व्यू बैक को, और मुझे कहाँ पे देना है, इसको डिलीट में देना है। तो डिलीट का मुझे भी बनाना पड़ेगा, मैंने भी डिलीट का बनाया नहीं है। तो डिलीट का बनाने के लिए राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू करते हैं, सेम डिलीट हो गया। मॉडल मैं यहाँ पे डिलीट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी टेम्पलेट डिलीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मॉडल मैंने वही सेम कर लिया, ऐड पे क्लिक कर दिया। अभी डिलीट का व्यू आ गया, ठीक है। इस डिलीट के व्यू के अंदर में मुझे हेल्पर क्लास के थ्रू वो रॉ क्रिएट करना है, एक रो क्रिएट करना है। तो html डॉट रॉ, और रॉ के अंदर में मैंने जो मैसेज मुझे डिस्प्ले कराना है, व्यू बैग डिलीट मैसेज मैंने डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ डिलीट होने के बाद ना उसका पूरा का पूरा मॉडल जो उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह है ना, सब हट जाए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर। मॉडल जिसमें हम लोग पहले लिखते थे ना, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर, वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको लिखना है मॉडल स्टेट डॉट क्लियर। तो ये मॉडल का जो स्टेट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा, सारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हट जाएगी अपने आप, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखो ये सारे बना लिए हैं ऑलमोस्ट। अभी इंडेक्स पे आके रन कराते हैं इसको। इस तरह के आपको वहाँ पे जब भी इंटरव्यूज वगैरह में जाओगे तो आपको इस तरह के चैलेंजेस मिलते हैं। आपको प्रॉपर एक क्राउड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको बता देंगे, और आपको बेसिकली यही कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू ही करवाने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर में ये भी चीज हो गया, मैंने आपको जो बताया है, क्राउड ऑपरेशन हम लोगों ने पूरा परफॉर्म कर लिया। हम हाई रेंज ऑफ डेटा को भी मेंटेन कर सकते हैं इसमें। ये देखो ये आ गया। अगर मैं किसी भी इंटायर एक रो को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मैसेज आया, करंट रिक्वायर फॉर द एक्शन डिलीट ऑन कंट्रोलर टाइप st होम कंट्रोलर इज ambiguous between the following action method. Deleted type CRUD operation controller home, कुछ गलती करी हम लोगों ने, ऑपरेशन डिलीट टाइप ऑपरेशन कंट्रोलर होम। डिलीट टाइप के अंदर में हम लोगों ने आईडी तो फाइंड करी थी ना, मॉडल का स्टेट भी हम लोगों ने ले लिया था। अच्छा रिटर्न नहीं कराया था क्या हमने, डेटा को रिटर्न कराया था हमने ना, हाँ कराया हुआ है डिलीट में। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, एंट्री स्टेट टू डिलीट भी कर दिया है। a इज इक्वल टू tv का सेव चेंजेस भी कर दिए हैं। http पोस्ट नहीं लगाया है हम लोगों ने ना, http पोस्ट, मेरे ख्याल से इस वजह से वो पोस्ट मेथड नहीं वर्क कर रहा होगा। देखते हैं एक बार और। अभी एटलीस्ट 2 दिन का ट्राई निकालना, 2 दिन एटलीस्ट इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको।
ढंग से प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि ज़रा कर लिया सर हो गया अब आगे कराओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी मैं कराऊंगा आप लोगों को। परफेक्ट होना चाहिए ताकि मैं आपको बताऊं तो आप करा पाओ। डिलीट करा, अभी डिलीट करता तो जैसे वो पहला वाला गेट मेथड आ गया जिसके अंदर में पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मैं अंशुल की इन्फॉर्मेशन डिलीट करो, ये मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैंने कहा यस डिलीट करो। तो डिलीट जैसे मैंने किया डेटा डिलीटेड का मैसेज आया और देखो वो उसको, अच्छा मैंने वहां से बैक टू वो नहीं किया था ना, तो मुझे वहां पे रिटर्न भी कराना पड़ेगा तभी तो वो जाएगा ना उस लिस्ट में। तो आपका डेटा डिलीट हो गया और डिलीट होने के बाद आप चाहते हो उसको कहाँ पे रिटर्न करना, यहाँ पे रिटर्न करना, तो यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो। अगर आपने सपोज करो रिटर्न कर रहे हो तो फिर आपको मॉडल क्लियर करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रिटर्न तो कर ही रहे हो तो आपको मॉडल क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सेम पेज पे रहते हो तो आपको मॉडल स्टेट को क्लियर करना जरूरी होता है, तो आप वहाँ पे मॉडल को स्टेट को क्लियर कर सकते हो। डिटेल का कोई काम नहीं है। डिटेल में जो आपका आता है जैसे वो आपके डिटेलिंग को शो करने के लिए होता है, तो डिटेल तो आपका सारा पेज पे शो हो ही रहा है, तो डिटेल का ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। जैसे मान लो कोई भी डेटा को देखो, जो वो था अंशुल का डेटा डिलीट हो गया, सुमन के डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने डिलीट पे क्लिक किया, पूछा, ओके किया, डिलीट होके वापस आ गया, डिलीट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसका पूरा क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इजी है और दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि अब थोड़े से अप्रोचेस अलग हो गए, टेक्नोलॉजी अलग हो गई। पहले आप पेज पे काम कर रहे थे, आप पेज पे नहीं कर रहे हो, आप मॉडल के थ्रू काम कर रहे हो, प्रॉपर्टीज के थ्रू काम कर रहे हो। इस डिटेल का भी ऐसा कोई काम नहीं है। अगर डिटेल का बनाना चाहते हो तो देन सेम डिटेल का एक मॉडल बनाना पड़ेगा और उसमें उसकी वैल्यू को, जैसे मैंने आपको वेयर में सर्च करके भी दिखाया था, वेयर वाला, वो वेयर वाला हम डाल देंगे, एक व्यू बना देंगे तो उसका बन जाएगा। तो ऐसा इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप वो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे जाओ, जैसे आपका इंडेक्स वाला पेज है, इंडेक्स वाले में ये वाला जो क्लॉज है उसको हम लोग यहाँ से डिटेल वाले को डिलीट कर देते हैं, तो वो हट जाएगा वहां से। बनाना चाहोगे तो भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है उसमें, है ना। तो समझ में आया आप लोगों को? दिलीप आ गया? हाँ जी सर, हाँ जी सर समझ आ गया, और करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, इसको ज़्यादा कोशिश करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, एकदम से इसको इस टॉपिक को मैं नहीं छोड़ूंगा। कल आपको पूरा रिवीजन यही करना है, आज भी यही काम करना है, कल भी यही करना है। परसों मैं कुछ नया टॉपिक कराऊंगा, फिर इसी से रिलेटेड कराऊंगा, मतलब इसी से आगे कराऊंगा, क्योंकि इसके अंदर में फाइल अपलोड वगैरह हो गया, वो भी मैं कराऊंगा कि किसी जैसे इमेज फाइल को कैसे अपलोड कर सकते हो इसके थ्रू। देखो वो हट गया, डिटेल पे एडिट पे क्लिक करेगा, बंदा यहाँ एडिट आ जाता है, उसको एडिट नहीं करना है, बैक टू लिस्ट पे क्लिक करता है, वापस चला गया। ठीक है, ऐड पे क्लिक करता है, जैसे ऐड पे गया यहाँ पे आ गया, उसको नहीं ऐड करना है, बैक टू लिस्ट पे किया, बैक टू लिस्ट आ गया। तो एक तरह से एक फॉर्मल जिसको क्रड ऑपरेशन कहते हैं वो उसके थ्रू एमबीसी में होता है। तो इस तरह से ही काम आपको बनाना है। जैसे कॉर्पोरेट सेवा केंद्र में हमें यही चीज ऐड करनी होगी, कस्टमर के लिए भी करनी होगी और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी करनी होगी। इस तरह से मल्टीपल उनके जो कस्टमर्स हैं वो ऐड होते जाएं इसके अंदर में, जिसको वो चाहे डिलीट करना डिलीट कर सके, जिसको वो ऐड करना चाहे ऐड करने। इसके पहले मुझे एक पेज बनाना होगा जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑथराइज करेगा, और ऑथराइज करने के बाद वो यहाँ पे आए और आने के बाद ये सारी चीजें उसको दिखें। ठीक है, जो फील्ड्स होंगी। तो इस तरह से हम लोग उसमें करेंगे काम आने उस प्रोजेक्ट में। चलो इसके आज इतना ही क्लोज करता हूँ मैं। बाकी आपकी वीडियो शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने इसमें वीडियो क्रिएट करी है।